नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 12 जुलाई 2022 और बहुत दिन बाद में मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ। ऐसे वाला मुझे खुद को थोड़ा सा नया नया सा फील हो रहा है, बट एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। जैसा कि मैंने और आप सब लोगों ने कमेंट किया था कि मैडम हम मतलब मेंस के आंसर राइटिंग भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आपके जो करंट अफेयर्स हैं प्री के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए वो भी आपको चाहिए। तो हम यही करेंगे कि जिस दिन हमें बड़ा टॉपिक मिलता है उस दिन एक बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे कि किसी भी मुद्दे पर हमारा जो मतलब जो सुझाव है, मतलब जो विचार है वो क्लियर हो जाए और मेंस के लिए हम एक अच्छा आंसर तैयार कर पाए। साथ ही क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मुझे ना रोज़ न्यूज़ नहीं मिलती इंपॉर्टेंट वाली की। अब जैसे कई न्यूज़ चैनल है उन पर डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं ना, अब मुझे ना डेली के न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स मिलते ही नहीं है। कभी कभी मुझे 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और कभी कभी मुझे 5 मिलना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं डेली उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो जिस दिन हमारे पास करंट अफेयर्स होंगे हम करंट अफेयर्स लेके चलेंगे, और फिर अगर जिस दिन करंट अफेयर्स नहीं होंगे हम उस टाइम का मतलब 5-10 दिन 1 महीने में जो भी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो हम उठा लेंगे और उस पर एक डिस्कशन ले लेंगे 10-15 मिनट का छोटा सा, है ना। तो हमारी मेंस आंसर राइटिंग भी चलती रहेगी और हमारी प्री की तैयारी भी चलती रहेगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रीलंकाई संकट भारत हेतु आपदा है या अवसर है। देखो, श्रीलंकाई संकट वीडियो आप सब लोगों ने दो कल से आज का न्यूज़पेपर जैसे पत्रिका ले लो, भास्कर ले लो या हिंदू ले लो, कुछ भी ले लो, उनमें मेन पेज पे फ्रंट पेज पे वही न्यूज़ थी कि श्रीलंका में कैसे राष्ट्रपति भवन पे और प्रधानमंत्री हाउस में मतलब किस तरह से लोगों ने भीड़ का तंत्र हो गया, मतलब लोगों ने भीड़ ने एक तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह की बदमाशियां वहाँ पे हो रही हैं। और तो वो वाला वीडियो मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं देखा होगा। अगर आप यूट्यूब और मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो सब लोगों ने देख लिया होगा। और इसके साथ ही फिर अगर आप लोगों ने सर्च किया होगा कि श्रीलंका में आखिर ये हो क्या रहा है, तो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल तो जैसे बकवास करते हैं उनकी तो रहने दो। अपने पढ़ाई वाले जो एजुकेशन चैनल हैं ज़्यादातर ने 15-20 मिनट का एक वीडियो बना रखा है और जिसमें डिस्कशन कर रखा है कि श्रीलंका में ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार क्या है ना। लेकिन बहुत कम चैनल्स ने ये बता रखा है कि ये भारत के लिए क्या होगा, है ना, आपदा है या अवसर है। ये तो सबने बता रखा है कि भारत मदद कर रहा है श्रीलंका की, और है ना, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भारत के लिए क्या इसमें चुनौतियां भी हैं और क्या इसके लिए भारत एक अवसर भी हो सकता है भारत के लिए, ये सारी चीज़ें ये सब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। साथ ही किसी भी चैनल पे आपको रिटर्न मैटर नहीं मिलेगा। यहाँ मेरे हाथ से लिखने का मतलब यही होता है कि आपको एक बना बनाया हलवा मिले कि एग्ज़ाम में आप ऐसे कैसे छाप के आ सको। देखो, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यकीन मान के चलिए कि ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि आप आईएएस का एग्ज़ाम देखते हो और आरएएस का भी आपने देखा है आजकल कि जो मेंस होती है प्री होती है हमारी करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा होते हैं। मेंस का ही क्या, वीडियो मेंस देख लीजिए, या फिर उससे पहले अभी कंप्यूटर सहायक की एग्ज़ाम, प्रयोगशाला सहायक की एग्ज़ाम लगी। इन सारी एग्ज़ाम्स में मतलब करंट अफेयर्स के 25-25 30-30 क्वेश्चन पूछे गए। तो करंट अफेयर्स हमारा क्लियर होना जरूरी है। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने तैयार किया है, मतलब ये वाला मुद्दा जो मैंने तैयार किया है, वो मैंने इस तरह से किया है कि अगर मेंस में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो उसका उत्तर दे सके। साथ ही अगर किसी का भी अभी इंटरव्यू है और होने वाले आरएएस के इंटरव्यू, जैसे कि मिड जुलाई में रिजल्ट आने वाला है और आरएएस के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, तो 100% श्योर है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका में ये सिचुएशन जो हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल सुधरने वाली नहीं है, टाइम लगेगा इसको। तो क्वेश्चन हमसे बनेगा कि ये जो सिचुएशन हुई है इसके मतलब क्या कारण है, और फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हो। तो हमारा इंटरव्यू का टॉपिक मेंस का बोल दो और प्री का बोल दो, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आप सबको पता ही है गोटबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमासिंघे, है ना। और स्थिति आप सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, वीडियो नहीं देखा हो तो मतलब कि स्थिति वहाँ पे महंगाई दर चरम पे हो रही है बहुत दिनों से। प्रधानमंत्री ने मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश छोड़कर लगभग भाग गए हैं। गोटबाया राजपक्षे ने दूसरी सरकार बनाने की भी कोशिश की, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दूसरी पार्टी के लोगों ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया और सरकार उनकी नहीं बन पाई, क्योंकि महंगाई की हालत चरम पे है। लोग डेली राष्ट्रपति हाउस पे घेराव कर रहे थे, प्रधानमंत्री हाउस पे घेराव कर रहे थे। लास्ट ये हुआ कि ये दोनों देश छोड़ के या फिर मतलब अपने अपने घरों से भाग चुके थे, और मतलब उन्होंने मतलब उनके घरों पे भीड़ ने नियंत्रण कर लिया। और हालत देखें हम तो मतलब लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा महंगाई दर वहाँ पे चरम स्तर पे। एक चाय मतलब चाय कटिंग की बात कर रहे हैं 100 रुपये,
की मिलती है, वहाँ पे चावल 500 रुपये किलो, चीनी 300 रुपये किलो, दूध का जो पाउडर का पैकेट होता है वो 1600 रुपये किलो। ये सब मैंने इसलिए लिखा है कि आप अंदाज़ा लगा सको, अगर जिसको नहीं पता है कि श्रीलंका की सिचुएशन क्या है तो अंदाज़ा लगा सको कि हमारे यहाँ पे अगर दूध की पाउडर की पैकेट 1600 रुपये की हो जाए तो हमारी क्या सिचुएशन होने वाली है कि हम 1 kg चावल खरीदने जाएँ और वो 600-800 रुपये किलो हो, और उसके लिए भी आपको दुकानों पर लाइन लगानी पड़े, तो सोचो हमारी क्या हालत होने वाली है। बात कहने की यह है कि महंगाई चरम स्तर पे है। इसके अलावा दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल जिस पे एक पूरा देश चलता है, पेट्रोल और डीजल वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पूरी तरह से ख़त्म होने से यातायात पूरा ख़त्म हो चुका है, और इवन कि भारत जैसे देश कुछ पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे इतनी भयानक भीड़ लगी है पेट्रोल और डीजल स्टेशंस पे कि सेना को तैनात करना पड़ रहा है वहाँ पे। ऐसी सिचुएशन वहाँ पे हो गई है और महंगाई दर जो है वो आसमान छू रही है। तो ये सारी सिचुएशन श्रीलंका में हुई, और कल के वीडियो देखे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हाउस पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। उसके बाद से हम देखते हैं, अब बात यह आती है कि श्रीलंका में ये सारे संकट हुए क्यों। अब इसके लिए 25-25 मिनट के वीडियो तो आप देख लोगे, मैंने सीधे सीधे 8-9 पॉइंट लिखे हैं, सिर्फ पॉइंट लिखे हैं। विस्तार से मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी, क्योंकि एग्जाम में हमको 50 पन्ने नहीं मिलने वाले। एग्जाम में हमको 1 पेज या 50 शब्दों में या 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो श्रीलंका में संकट क्यों है ना, आया क्यों है। तो सबसे पहले श्रीलंका में 1948 में दोस्तों आज़ाद हुआ था श्रीलंका। आज़ादी के बाद से ही ऑब्वियसली श्रीलंका की हालत कुछ खास नहीं थी, आर्थिक संकट चल ही रहा था, और बचा सहा आ गया कोरोना, और कोरोना ने सभी देशों की हालत ख़राब की है। तो ऑब्वियसली श्रीलंका की भी होनी थी, और इस वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जो है, जो पहले से डावाडोल चल रही थी, और ज़्यादा ख़राब हो गई। दूसरी जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वह टूरिस्ट इकोनॉमी है। मतलब श्रीलंका के पास में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं, कोई ज़्यादा कमाई के जरिए थे नहीं, तो टूरिस्ट इकोनॉमी मतलब कि पर्यटक बहुत जाते थे वहाँ पे। और कोरोना आ गया जिसके बाद से दोस्तों पर्यटक जाना बंद हो गए, और 2019, 20, 21 में तो आपको बताइए हालत। फिर जो टूरिस्ट इकोनॉमी होती है वो ज़्यादातर कमाई इनसे होती है, पर्यटक बिल्कुल ही नहीं गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसे आना बाहर से बंद हो गए। ठीक है, इसी चरण में दोस्तों गोटबाया सरकार जो है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वादा किया था जब चुनावी उनका कैंपेन चल रहा था कि मैं जब आऊँगा, जीतूंगा तो टैक्स की रेट कम कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही वो वास्तव में उनकी सरकार बनी, लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने मतलब अपने फंड का कुछ नहीं सोचा कि हमारे पास पहले से ही पैसा नहीं है, लेकिन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने टैक्स दरों में कटौती कर दी। ऑब्वियस सी बात है, सरकार के पास में इनकम के साधन ऑलरेडी बंद हो रहे थे, क्योंकि कोरोना चल रहा था, क्योंकि टूरिस्ट आना बंद हो गए थे, है ना। अब आप टैक्सेस रेट भी कम कर दोगे तो सरकार के पास पैसे आएंगे कहाँ से। इसलिए क्या किया गया, इसलिए क्या हुआ कि सरकार के पास में और भी पैसों की कमी हो गई, और आय के साधन जो सरकार के पास थोड़े बहुत थे जो भी बंद हो गए। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों कोरोना मान लो या फिर अपना जो यूक्रेन संकट मान लो, सारी चीज़ें मिला के देख लो कि बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं, है ना। हमारे लिए भी बहुत मतलब सिचुएशन ख़राब हुई थी। तो श्रीलंका के लिए तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसे ऑलरेडी नहीं है, हालत ऑलरेडी ख़राब हो रही है, तो जब कच्चे तेल के दाम बढ़े तो श्रीलंका के पास में ना तो खरीदने के लिए पैसे थे, मतलब पहले से ही नहीं थे, और जब दाम बढ़ गए तो बिल्कुल ही नहीं रहे। तो इस वजह से श्रीलंका में कच्चे तेल की पूरी तरह से कमी हो गई, मतलब पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ की सरकार ने एक और बहुत ही वाहियात फैसला लिया, लोगों की देखा देखी। उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र के आयात पर रोक लगा दी। मतलब जो हम खाद यूज़ करते हैं ना, रासायनिक खाद जो हम यूज़ करते हैं, हालांकि वो सेहत के लिए ख़राब रहता है, लेकिन हम जैसे देशों को ना, जहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या पाई जाती है और जहाँ पे लोगों को कृषि पे डिपेंडेंट लोग हैं, तो हम एकदम से ये नहीं कर सकते कि पूरे देश में आज के बाद में खाद खरीदना बंद, और आज के बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग वापस, मतलब गाय के भैंस के गोबर और उन पे आ जाओ, आज के बाद में खाद नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, देखो हम भी तो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं ना, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने सिक्किम को ऑर्गेनिक फार्मिंग, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट जो वो बना दिया, एक स्टेट बना दिया। राजस्थान में भी डूंगरपुर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट हो गया, है ना। इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं। आप एकदम से ही कूद पड़ोगे, आप सारे देश को एकदम से ही बोल दोगे कि आज के बाद में और मतलब खाद तो खरीदा ही नहीं जाएगा, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे आपके पास में आय के साधन नहीं है, आपके देश में पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है, और मतलब टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत ही गलत फैसला था। और इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, उस वजह से
जो चावल और चाय का उत्पादन होता था, खाद्य फसलें हैं ये उनकी, मतलब चाय, तो चाय का निर्यात करके बहुत बड़ी इकोनॉमी में चाय की भागीदारी होती है श्रीलंका के, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, चाय के उत्पादन में कमी आई तो ऑब्वियस सी बात है निर्यात में कमी आ गई, तो यहाँ पे घाटा हो गया। इसके साथ ही चावल उनकी बहुत बड़ी खाद्य फसल है, लगभग 90% 80% जनसंख्या वहाँ की चावल खाती है। अब उनके पास में खाद्य फसल की ही कमी हो गई, अनाज की ही कमी हो गई, क्योंकि सरकार ने खाद पे रोक लगा दी, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों महंगाई बढ़ने लगी, और मतलब ईंधन जब महंगा होता है देश में तो सारी चीज़ें महंगी होने लगती है, और इस वजह से जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसने अपनी ब्याज दरें इतनी महंगी कर दी, जो लगभग पिछले 20-25 सालों में कभी महंगी नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा महंगी कर दी। और इसका दोस्तों सीधा सा असर हमारे जैसे मीडियम क्लास फैमिलीज़ पे होता है, और वहाँ भी यही हुआ, जनता विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गई, ठीक है। इसके साथ ही श्रीलंका की करेंसी की हालत अगर देखें, वहाँ का उनका जो करेंसी है वह है रुपया, और रुपया की हालत वहाँ पे बहुत ही ख़राब चल रही है। अगर रुपया की देखें हालत, तो $1 बराबर 362 रुपया। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा $1 बराबर कितना रुपया, लगभग 75-76 रुपया है ना, और उनका कमज़ोर हो गया रुपया, कितना हो गया, $1 बराबर 362 रुपये। मतलब वो 362 रुपये देंगे ना अपने, तब उनको $1 मिलेगा। तो आप सोच लो कि उनकी हालत, उनके रुपये की कीमत मतलब कितनी कम हो गई है। सबसे बड़ा संकट ये हुआ, उनका विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। मतलब उनके पास में जो फॉरेन रिजर्व हर देश के पास में होता है, जो हमारे संकट की घड़ी में काम आता है, और उसी पे हमारा व्यापार डिपेंड करता है, उसी पे लोग हमें इन्वेस्ट करते हैं कि इस देश के पास में इतना फॉरेन रिजर्व है ना, तो इसमें पैसा डूबेगा नहीं, है ना। और जो श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व है वो घटकर मतलब लगभग खाली हो गया, है ना। तो ये वहाँ की इकोनॉमी को डुबाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। और एक और बड़ा योगदान है विदेशी कर्ज। आप सबको पता है कि जो देश भी चीन के चक्कर में आता है, श्रीलंका ने इंडिया से दूरी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चीन ने उसे अनाप शनाप पैसे उधार दिए। और आपको पता है चीन ने उधार दे के क्या किया, हम्बनटोटा पोर्ट को हथिया लिया, 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट अपने पास ले लिया। इसके साथ ही इतना कर्जा दे दिया कि उस कर्जे का ब्याज भी चीन चुका नहीं, ये श्रीलंका चुका नहीं पा रहा है। इसके साथ ही जापान, नहीं ये पहले ये सुनो, लगभग $7 अरब का विदेशी कर्ज अभी श्रीलंका पे है, जो 2026 तक बढ़कर $75 अरब का हो जाएगा। तो बहुत ही भयानक हालत है उनकी। और उनके पास पैसे बचे हुए थे कुछ $25 मिलियन ऐसे कुछ बचे हुए थे, और कर्ज है उन पे $7 अरब का। तो आप सोच लो कि क्या हालत है। जो अगर विदेशी कर्जों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्ज जापान का, उसके बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और उसके बाद में चीन का। बहुत हद तक लगभग 10% से भी ज़्यादा कर्ज चीन का है उनके ऊपर। तो चीन ने अपनी तरह मतलब पूरी तरह से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया, और अब चीन मतलब सांस भी नहीं निकाल रहा। चीन श्रीलंका मदद के लिए बोल रहा है, और चीन बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और दोस्तों ये जो मैंने बोला था ना, पर्यटक टूरिस्ट इकोनॉमी है, और टूरिज्म आना बंद हो गया कोरोना की वजह से। एक्चुअली एक और कारण है जो श्रीलंका में टूरिज्म की कमी का। श्रीलंका में 2019 में वहाँ के एक चर्च पे हमला हुआ था। आप सब लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, लगभग 100 सवा 100 150 लोग वहाँ पे मारे गए थे चर्च में, ईस्टर के दिन, है ना। उसके बाद से श्रीलंका में कहते हैं कि अलग अलग धमाकों में 2019 से 20 के दौरान लगभग 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये जो घटनाएं हुई उसके बाद से श्रीलंका देश की सिक्योरिटी पर ना लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया कि यार इस देश में ना सुरक्षा नहीं है, है ना। और जहाँ सुरक्षा नहीं होती वहाँ पे फिर टूरिज्म आना बंद हो जाता है, टूरिस्ट नहीं जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हुआ कि श्रीलंका की जो टूरिस्ट इकोनॉमी थी वह सुरक्षा के कारणों की वजह से ख़त्म हो गई, है ना। तो ये सारे 8 9 10 रीज़न मैंने दिए हैं, ये आप एग्जैक्टली ऐसे कि ऐसे एग्जाम में छाप सकते हो। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं बचा जो श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद करने में हो, है ना। हमने लगभग सारे रीज़न कवर कर लिए। इसके अलावा भारत द्वारा क्या मदद करी जा रही है वो आप सब लोगों को पता ही है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे सुन लिया होगा। नहीं पता है तो एक बार देख लो कि भारत श्रीलंका को अब तक लगभग $4 अरब की मदद दे चुका है, करेंसी स्वैप कर चुका है, मतलब कि भाई डॉलर और ये पैसे का आदान प्रदान कर चुका है, बहुत सारे पैसे उधार दे चुका है। इसके अलावा पेट्रोल भारत लगातार श्रीलंका को सप्लाई कर रहा है। अगर भारत सप्लाई नहीं करता तो श्रीलंका ऐसे सोच लो कि अब तक मर जाता है ना। ऐसी हालत हो चुकी है श्रीलंका की, लेकिन भारत लगातार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा भारत मानवीयता के नाते हमेशा हर देश में, आपने देखा होगा हर देश में, यहाँ तक कि यूक्रेन में भी, अफगानिस्तान में भी भारत ने दवाइयाँ भेजी थी। तो भारत ने 25 टन मेडिकल सामग्री भेज चुका है। भारत अभी तक जो लगभग 37 करोड़ से भी ज़्यादा रुपयों की आकी है
आकी जा सकती है। इसके अलावा भारत वहाँ पे चावल, गेहूँ, मिल्क पाउडर, हज़ारों टन ऐसी चीज़ें भेज चुका है। तो भारत बहुत एक हद तक, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है बार बार संसद में आके भारत को थैंकफुल बोल रहे हैं। इवन कल का भी बयान था कि भारत हमारी एक बहुत हद तक मदद कर रहा है, लेकिन सिर्फ भारत भी हमारी हमेशा मदद नहीं करता रहेगा। तो वो आईएमएफ से सहायता भी मांग रहे हैं और उम्मीद है कि आईएमएफ सहायता कर दे, चीन को, श्रीलंका को लोन दे दे, तो हो सकता है श्रीलंका की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगे। तो भारत की सहायता आप लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स कि भारत इतनी सहायता अभी तक कर चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इंटरव्यू में भी हमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि ठीक है श्रीलंका में ये सब हो गया है ना, अब ये बताओ भारत के लिए अच्छा है कि बुरा है। तो आप कहोगे कि सर ये भारत के लिए दोनों ही तरह से हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। तो आप हमेशा पहले बुरे पॉइंट बताओ और फिर अच्छे के साथ क्वेश्चन को ख़त्म करो। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती थी, क्वेश्चन की शुरुआत भी हमेशा पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए और क्वेश्चन का अंत भी, उत्तर का अंत भी हमेशा पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आपदा तो किस तरह से है, कि भारत ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कोलंबो पोर्ट का काफ़ी हद तक उपयोग करता है। मतलब भारत अपनी चीज़ों का आयात निर्यात करने के लिए कोलंबो पोर्ट का यूज़ करता है बहुत हद तक, है ना। लेकिन अभी आपको पता है श्रीलंका में अगर अस्थिरता की सिचुएशन रहेगी तो भारत का व्यापार कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो आप इसको समझ सकते हो कि ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इवन भारत अपने कोचीन में ट्रांसशिपमेंट हब का निर्माण कर रहा है, मतलब अभी प्रोग्रेस चल रही है वहाँ पे, लेकिन अभी बना नहीं है। तो जब तक हमारा खुद का ट्रांसशिपमेंट हब नहीं बनता है, जब तक हम कोलंबो को यूज़ करें, कोलंबो पोर्ट को, तो उसके लिए हम थोड़े से डिपेंडेंट हैं उस पर, हमारा व्यापार चलता है उससे। तो थोड़ा सा अस्थिरता से हमें हमारा व्यापार उससे प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो भारत का, मतलब जो हम बात कर रहे थे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो श्रीलंका में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले बड़े देशों में भारत का भी नाम है ना। भारत श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें बेचता है, जैसे कि भारत पेट्रोल बेचता है, पर्यटन में भारत का बहुत योगदान है, होटल में, होटल इंडस्ट्री में, विनिर्माण में, रियल इस्टेट में, बैंकिंग में, इन सब में चीन और यूनाइटेड किंगडम के बाद में $139 मिलियन का निवेश भारत करता है। कहाँ की, श्रीलंका की, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इन चीज़ों के थ्रू भारत $139 मिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग करता है हर साल। तो अगर श्रीलंका में अस्थिरता की स्थिति होती है तो ये निवेश करने में भी हमें मुश्किल आएगी और इससे भी मतलब भारत का व्यापार बाधित होता है ना। तीसरा दोस्तों, आप सबको पता है कि श्रीलंका का एकमात्र निकटतम पड़ोसी देश इंडिया ही है, बाकी श्रीलंका के आसपास कोई नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंका में अगर अस्थिरता आई तो शरणार्थी जरूर आएंगे हमारे यहाँ पे, और शरणार्थियों को शरण देना भारत की मजबूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में अतिथि देवो भव वाली नीति अपनाई जाती है। तो सोचो आप कि हमेशा शरणार्थी आते हैं तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसे प्रॉब्लम्स का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। चौथा, कि भारत दोस्तों हमेशा प्रथम पड़ोस, है ना, नेबरहुड फर्स्ट की नीति का पालन करता है, और मानवीयता आपको पता है भारत में है ही। तो भारत के ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रेशर होता है कि हमारा जो एकमात्र, मतलब श्रीलंका का एकमात्र पड़ोसी देश है तो भारत ही, तो श्रीलंका में दवाइयाँ भी पहुँचाए, खाना भी पहुँचाए। तो ठीक है, कुछ दिन अस्थिरता रहती है तब तक ठीक है कि इंडिया को अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिलता है, पर अगर ज़्यादा दिन रहती है ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में संसाधन सीमित हैं। जैसे हम पेट्रोल पहुंचा रहे हैं तो हमारे पास पेट्रोल घर का नहीं है, हम भी तो खरीद के ला रहे हैं ना। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी इंडिया को भी सोचना पड़ सकता है। तो ये सारी इंडिया के लिए चुनौतियाँ हो सकती है। ठीक है, अब अवसर कैसे हो सकते हैं, अच्छी चीज़ें क्या हो सकती है इस चीज़ में। तो हालांकि किसी भी देश के साथ बुरा हो रहा हो तो हमें अच्छाई नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक अच्छाई होती है, क्योंकि जब हमारे साथ बुरा होता है तो लोग मज़े तो लेते हैं ना, ताली तो बजाते हैं ना। तो अवसर का फ़ायदा तो सबको उठाना चाहिए। जैसे कोरोना हमारे आया था तो चाइना ने कितने सारे हमें पीपीई किट भेजे थे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, दवाइयाँ, और ये मतलब पूरा व्यापार किया था हमारे साथ में। तो ऐसे ही, हालांकि हम वैसे नहीं हैं, हम में मानवीयता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी विश्व बाजार में थोड़ी सी हमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि विश्व बाजार में चाय की आपूर्ति, सबसे ज़्यादा जो चाय का एक्सपोर्ट करता है वो कौन करता है, श्रीलंका करता है। और आपको पहले अपन ने पॉइंट पढ़ा कि रासायनिक खाद बैन करने से वहाँ के एक तो चाय का ऑटोमेटिक उत्पादन कम हो गया, दूसरा देश में अस्थिरता है तो ऑब्वियसली चाय का निर्यात बाधित हो चुका है विश्व में, जो कि श्रीलंका द्वारा किया जा रहा था। तो भारत उसका स्थान ले सकता है ना, भारत के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। दूसरा कि दोस्तों श्रीलंका ना विश्व बाजार में वस्त्रों का बहुत बड़ा निर्यातक है ना। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा मतलब वस्त्र बनते हैं, और श्रीलंका में बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रीलंका में अभी ईंधन नहीं है तो बिजली नहीं है, और
बिजली नहीं है तो फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, और उस अवसर का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है और इवन उठाने भी लगा है। बहुत बड़े बड़े देशों के टेंडर भारतीय व्यापारियों को मिलने भी लगे हैं ना, तो इसका भी एक फ़ायदा हो सकता है। दूसरा दोस्तों, हमारा कूटनीतिक एक वो हो सकता है कि देखो इतने दिन चीन के संपर्क में आ गया था जो वो है श्रीलंका, क्योंकि चीन ने अनाप शनाप कर दिया था। इस बहाने दोस्तों चीन का असली मुंह सामने आ गया वैसे तो, है ना। और इंडिया दोस्तों हमेशा ही मदद करता है इंडिया के साथ, चाहे कोई बुरा करे चाहे अच्छा करे, लेकिन हम अपने पड़ोसियों की मदद हमेशा करते हैं। तो इंडिया का जो एक नया नेतृत्वकर्ता के रूप में भी, एक सच्चे पड़ोसी के रूप में भी, सच्चे मित्र के रूप में भी इंडिया बनकर उभर रहा है, तो वैश्विक रूप से हमारी छवि अच्छी होगी, साथ ही श्रीलंका के साथ में हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है ऐसा, तो 1 घंटे का धीरे धीरे समझा दी, तो की कोशिश की है कि आपको एक पूरा मतलब पूरा एक मुद्दा क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को आप छाप लेना, ऐसे कैसे टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगी, लेकिन PDF मोबाइल में नहीं रखना है, कॉपी बनानी है और कॉपी में लिखनी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं आने वाली एग्जामों में हमें काम आने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही दोस्तों अपने प्यारे प्यारे कमेंट वीडियो के नीचे करना नहीं भूलें। सजेशन है तो भी दे सकते हैं, और अगर आपको कोई सुझाव देने हैं चैनल को इम्प्रूव करने के लिए तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल मतलब पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई ऐसा कोई इशू है जो कि जिसका जवाब, वैसे तो मैं चैनल पे एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी, कमेंट्स बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी, फिर भी चैनल के लिए ईमेल बॉक्स बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप मेरे से पढ़ाई रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।